हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं वैसे कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो आंसर की आपका आया है। तो उसमें हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस पता चल गए हैं कि ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 200 से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में, सो उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि आपको बता दें कि ये टीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, तो ज़्यादातर चांसेस रहती है इस क्वेश्चंस को रिपीट होने की। ठीक है, तो जो आपको मतलब आगे आने वाली जो एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है उसमें काम आने वाला है, साथ ही साथ एसएससी का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, उन सब में भी ये काम आने वाला है। ठीक है, और बाकी जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन है उसमें भी ये काम आएगा। तो इसलिए ये आप जो है एक बार जरूर देख के जाइएगा। अगर आपका जो है एग्जाम है किसी भी मतलब एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम का, तो आप उसको यहाँ पर देख के जाइएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस या फिर रिविजन आपका हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आज की जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब चलिए बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि थार मरुस्थल जो है मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो है सब तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका है राजस्थान और गुजरात जो एरिया है आपका वहाँ पर फैला हुआ है, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें थार मरुस्थल की, तो थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में फैला हुआ, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात राज्य में। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है स्थल वेष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी के साथ भी मतलब सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो छत्तीसगढ़ जो एक ऐसा राज्य है, एक एमपी भी वही है। ठीक है, एमपी भी ऐसा है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं, मतलब दूसरे देश के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता। बाकी राजस्थान की बात करें, असम की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आपका किसी न किसी देश के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो इसलिए सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है। तो पश्चिमी घाट मतलब पूछ रहा है पश्चिमी घाट, दो घाट होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली जो है कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। ठीक है, बाकी ब्रह्मपुत्र ये सब तो आपका हिमालय से होती है, यमुना भी हिमालय से होती है, गंगा भी आपका हिमालयन रिवर है। ठीक है, तो कृष्णा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर जो महाबलेश्वर है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से ये उद्गम होती है और ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है कृष्णा नदी। ठीक है, आगे शुष्क भूमि कृषि में मुख्य बाधा क्या है, मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है। तो जैसा कि नाम है शुष्क भूमि कृषि, तो ड्राई लैंड है, मतलब यहाँ पर जो है जल की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर इसलिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जल की कम उपलब्धता होती है इसमें। ठीक है, जैसे कि ये जो आपका राजस्थान वाला इलाका है वहाँ पर आपको ये मतलब देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, बोर्ड है शुष्क भूमि कृषि में सिंचाई के लिए पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिससे कि फसलों की उपज प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या को सहारा देती है। तो जो आपका गंगा बेसिन है, जो आपका उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, जो गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है, तो ये जो है आपका भारत में सबसे अधिक जनसंख्या को सहारा देती है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा गंगा बेसिन भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है समाहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। तो सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी आपका हो जाएगा रावी, यमुना, गोदावरी या फिर कावेरी। तो रावी यहाँ पर जो है प्रमुख नदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो है रावी ही होता है, यमुना, गोदावरी, कावेरी तो इसका हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र में, तो आपका जो है सिंधु होता है, सतलज होता है, रावी होता है, व्यास होता है, चेनाब होता है और झेलम होता है। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, तो ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो ए नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रावी नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक सहायक नदी और भारत तथा पाकिस्तान में ये बहती है, मतलब भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। आगे बात करेंगे भारत का कौन सा क्षेत्र जो है भौतिक अवरोधों और सीमित पहुंच के कारण सबसे कम जनसंख्या वाला है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा है, तो देखो गंगा बेसिन में तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या इससे मतलब इसको सहारा मिलता है, तो ये तो होगा नहीं। उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि देखो हिमालयन रीजन में जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। इस कारण से हम लोग का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश में जनसंख्या होती है, पूर्वी राजस्थान में भी जनसंख्या होती है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्डर लद्दाख क्षेत्र पहाड़ी बर्फ से ढका और कठिन जलवायु वाला है, इसके कारण से यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत कम देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाग नहीं है, मतलब मेघालय पठार का विभाग पूछा है कौन नहीं है। तो देखो गारो, खासी, जयंतिया तीनों जो है आपका यहाँ पर मेघालय पठार का हिस्सा है, लेकिन ये जो मिकिर है, मिकिर और रेगमा, ये जो आपका मेघालय पठार का नहीं, वो जरूर आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही
मतलब एक्सटेंशन है, लेकिन मेघालय पठार का भाग नहीं। मेघालय पठार का अगर पूछेगा तो वो तीन ही है, गारो, खासी और जयंती, इसलिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिकिड हिल्स। ठीक है, मिकिड हिल्स असम राज्य में स्थित है, जबकि शेष तीन मेघालय के हिस्से हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, थार मरुस्थल के मैदान में आमतौर पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो थार मरुस्थल मतलब कि यहाँ पर रेगिस्तान वाला हिस्सा, तो रेगिस्तान वाले में आपको जो है खेजरी, साल, नीम या फिर सागौन। तो खेजरी आपको देखने को मिलता है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि शुष्क जलवायु में मतलब उत्पादन होने वाला जो है यहाँ पर एक मतलब पौधा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कांटेदार वन होते हैं या फिर कांटेदार वृक्ष होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर थार मरुस्थल वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो खेजरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। असम में ये जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि माजुली जो द्वीप है, ठीक है, असम में निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और ये विश्व का है सबसे बड़ा, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार मरुस्थल की समान विशेषताओं में नहीं आती है? तो पहला बोला चलते बालू के टीले, अंतर्देशीय अफवाह, नकलिस्तान या फिर सघन सदाबहार वन। तो ये नहीं होता भाई, ठीक है, सघन सदाबहार वन नहीं देखने को मिलता, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और सदाबहार वन को उत्पादित होने के लिए जो है लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तब जाकर के जो है आपका सदाबहार वन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सदाबहार वन जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देखो, ये जो आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसमें जो हम लोग एमसीक्यू बैच लॉन्च कर रहे थे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें फंसे हैं, लगभग अगर 200 की बात करें तो उसमें 100-120 तक आराम से जो है क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं डायरेक्टली हमारे एमसीक्यू बैच से, जिसमें कि मैं आपको बता दूं हर एक चैप्टर का मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूं, हर एक चैप्टर से लगभग 100+ एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारा सब्जेक्ट आपको इसमें कवर अप होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलता है, और दो पीडीएफ में देता हूँ, मतलब विथ आंसर भी देता हूँ, विदाउट आंसर भी देता हूँ। विथ आंसर में अलग से देता हूँ, ठीक है, विदाउट आंसर अलग से देता हूँ, क्योंकि जिनको प्रैक्टिस करना होता है विदाउट आंसर वाला देखते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसमें जो क्वेश्चन नहीं आता है फिर वो विथ आंसर वाला देख करके जो है उससे अपने आंसर को पता करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 क्वेश्चन समझ लो कि अगर आप हर एक चैप्टर से 100+ एमसीक्यू लगा लेते हो, तो पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर जो कवर अप हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए बैच हो सकता है, और अभी एनटीपीसी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। अभी आगे आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चे इसमें इनरोल है पहले से भी, तो आप चाहें तो इसको इनरोल कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ इस बैच का प्राइस है, जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर का जो है एमसीक्यू आपको सीक्वेंस में आपको मिल जाता है। ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, या फिर यहाँ पर भी बाय नाउ जब पीडीएफ आप देख रहे होंगे तो बाय नाउ का लिंक रहेगा, इस पर सिंपली क्लिक कीजिएगा, तो ये आपको जो है एक नया वेबसाइट पे लेके जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर लेके जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना नेम फिल करना है, फ़ोन नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है पेमेंट आपका हो जाएगा। मात्र 49 रुपीज़ का प्राइस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिसको भी अगर लेना होगा ले लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, और खास करके जीके में मार्क्स को इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको लेना होगा ले लेना। आगे बात करेंगे, भारत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटरेखा नहीं है? ठीक है, तो देखो समुद्री तटरेखा गुजरात की है, राजस्थान की नहीं है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। तो राजस्थान आप जैसा मैप पे अगर याद रहेगा ना, तो ये सब चीज़ तो आराम से आपका बन जाएगा। तो राजस्थान यहाँ पर जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करेगी? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा स्थलीय सीमा, तो ये हो जाएगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका स्थलीय नहीं बल्कि जलीय सीमा को साझा करती है। तो सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, दिल्ली जैसे शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण क्या प्रभाव होता है? तो दिल्ली जैसे शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बड़ा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो गलत हो जाएगा। भूमि की कीमतों में कमी हो जाएगा, ये भी गलत है। पर्यावरण पर दबाव होगा, या फिर स्कूलों में नामांकन में कमी, तो पर्यावरण पर जो है दबाव होगा, ये एक प्रमुख यहाँ पर जो है प्रभाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो है, बाकी अधिक जनसंख्या के कारण बोला कि प्रदूषण, जल संकट, यातायात और कचरे जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। आगे बात करेंगे, मुख्य भूमि भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो है किस राज्य की है? तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा तो हम लोग पढ़े थे एमसीक्यू बैच में, काफ़ी बार डिस्कस हुआ है। ठीक है, एक हम लोग पढ़े थे जीटीए करके ट्रिक। ठीक है,
तो जीटीए में क्या आता है, गुजरात सबसे ऊपर आता है, जी से गुजरात, फिर से टी से तमिलनाडु और ए से आंध्र प्रदेश। तो जीटीए यानी कि गुजरात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की समुद्री तट रेखा की अगर बात करेंगे तो ये 1600 किलोमीटर जो है आपका लंबा है, ठीक है। अपडेटेड वाला आपको 1600 याद रखना है, ऐसे पुराना वाला 1214 किलोमीटर था, लेकिन अभी ये 1600 किलोमीटर है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछेगा कि राज्य को भी मिला करके और ये केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके, तो उसमें आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, क्योंकि उसका 1962 किलोमीटर होता है। तो ऐसे अगर राज्य में पूछेगा तो गुजरात, और ओवरऑल पूछेगा तो अंडमान निकोबार, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे, भारत की प्रमुख भूमि में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो है किस राज्य की है, ठीक है। द्वीपों को छोड़ करके, द्वीपों को छोड़ करके बोला तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता, अगर इसमें अंडमान भी देता ना तो भी आपका आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें राज्य का कोई जिक्र नहीं किया था, ठीक है, 15 वाले में। लेकिन 16 वाले में खास करके जिक्र किया है कि द्वीपों को छोड़ करके, यानी कि सिर्फ राज्य की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन उस ऊपर में अगर अंडमान देता तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देते, अंडमान को देते, क्योंकि राज्य का बात नहीं कहा था, ठीक है। तो याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं अब यहाँ पे हम लोग जो है मैकमोहन रेखा जो भारत को किस देश से अलग करती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाइना को अलग करती है, भारत और चाइना को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा है जो कि अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। बाकी एक ही आपका कौन सा जॉनसन रेखा भी है जो कि आपका चाइना वाला मानता है, लेकिन हम लोग मैकमोहन लाइन को मानते हैं। आगे बात करेंगे, पाक जलरमणु भारत को किस देश से अलग करती है, तो ये श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका, भारत में भी कौन सा भाग, तो तमिलनाडु का जो मतलब राज्य है उसको और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये। थार मरुस्थल प्राकृतिक रूप से भारत और किस देश के बीच की सीमा को कार्य करता है, तो थार मरुस्थल प्राकृतिक रूप से भारत और यहाँ पर जो है पाकिस्तान यहाँ पर जो है काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखा था ना कि पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है थार मरुस्थल। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। थार मरुस्थल पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है जो कि एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहाड़ी जो है भू आकृति के कारण जनसंख्या विरल है, मतलब किस राज्य में पहाड़ी भू आकृति के कारण जनसंख्या विरल है, तो तमिलनाडु में पहाड़ बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ ये सब देखने को मिलती है, इसलिए आप देखेंगे कि जो 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें जो है जनसंख्या जो है काफ़ी सबसे कम यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। जनसंख्या जो बोला था घनत्व, जो कि मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रीजन क्या है, तो वहाँ की भू आकृति संरचना, ठीक है, इस कारण से। आगे बात करेंगे, भारत में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो धान की खेती के लिए आपका वही जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जलोढ़ मिट्टी नमी को बनाए रखने की क्षमता रखती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है और धान जैसी जलप्रिय फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केवल समुद्री सीमा द्वारा भारत से अलग होता है, तो समुद्री सीमा से अलग होने वाला एकमात्र देश आपका मालदीव हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र नहीं, मतलब श्रीलंका भी था हम लोगों का, लेकिन मालदीव यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू बैच में करवा रखा है, कोई भी इधर उधर से नहीं है। एक दो क्वेश्चन अभी तक जितने भी थे उसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन जो है इसमें है, ठीक है। बाकी मालदीव एक द्वीपीय राष्ट्र है जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और केवल समुद्री सीमा साझा करती है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज आधारित उद्योग है जो कि अयस्क या फिर खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो देखो अयस्क या फिर खनिजों को कच्चे माल के रूप में अगर बोलेगा तो देखो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है लोहा और ये इस्पात उद्योग जो है एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है जो कि आपका कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है लौह अयस्क कोयला और चूना पत्थर जैसे खनिजों पर आधारित होता है, इसलिए यह एक खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। मतलब ये दूसरे जो खनिज है ना उसके निष्कर्षण या फिर उसमें जो है इसको किया जाता है यूज, इसलिए इसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो आपका नहीं होगा, ये तो आपका पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, रणथंभौर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सरिस्का वगैरह सब हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं है जिसमें कि मैं बाहर से क्वेश्चन आया, सभी उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 24 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और ये बाघों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आगे बात करेंगे, कच्छ और काठियावाड़ तटीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो कच्छ और काठियावाड़ आपका गुजरात में है। हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो आपका जो कोस्टल लाइन है तो गुजरात में जो है आपका काठियावाड़ और कच्छ के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे आएंगे तो आपका जो है महाराष्ट्र वाला जो गोवा है, महाराष्ट्र और गोवा जो है उसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। सॉरी कोरोमंडल बोल रहा हूँ, सॉरी कोंकण तट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मालाबार होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो कच्छ और काठियावाड़ पूछा तो गुजरात हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ये क्षेत्र जो है समुद्र तटों नामक मैदान और व्यापारिक बंदरगाहों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है।
आगे बात करेंगे डेजर्ट सॉइल यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी जो है भारत का किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो डेजर्ट सॉइल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा राजस्थान में आपको पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। रेगिस्तानी मिट्टी रेगिस्तान में ही पाया जाएगा, तो राजस्थान में रेगिस्तान है। बाकी बोल रहा है कि यह विशेष रूप से थार मरुस्थल क्षेत्र में यह मिट्टी रेतीली, शुष्क और जल धारण क्षमता में कम होती है। इसमें जैविक पदार्थ और नमी की कमी होती है, और फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसे उर्वरक और सिंचाई द्वारा कृषि योग्य बनाया गया है। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे भारत में हर क्षेत्र को हरित क्रांति से समान रूप से लाभ नहीं मिला। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति के पहले चरण का सबसे कम प्रभाव पड़ा था। तो देखो ओडिशा में तो आपका कोई रिलेशन था ही नहीं, ठीक है। मेन जो आपका हरित क्रांति चला था जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो आपका था, या फिर सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल जो था, वहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिला था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब में देखने को मिला था, ओडिशा में नहीं मिला था। तो याद रखिएगा ओडिशा में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्यों नहीं हुआ था, तो इसके पीछे का रीज़न था कि सिंचाई और आधुनिक कृषि सुविधाएं जो है काफ़ी कम थी। और चूंकि आपको बता दें कि हरित क्रांति जब हुआ था तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है हैंडपम्प्स का, सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब ज़मीन से भूमिगत जल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, जो कि ओडिशा वाले क्षेत्र में जो है भूमिगत जल का उतना ज़्यादा सोर्स नहीं था, इस कारण से उसमें ज़्यादा सफल नहीं हो सका था, या फिर उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है और किन दो भौगोलिक आकृतियों के बीच में स्थित है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका स्थित है विंध्य पर्वतमाला और अरब सागर, या फिर पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, या फिर पश्चिमी घाट और अरब सागर। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट और अरब सागर, क्योंकि पश्चिम में आपका अरब सागर है ना। तो पश्चिमी घाट हो गया और अरब सागर, उसके बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये संकीर्ण होता है, और ये जो है आपका पोर्ट को विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सहायता, मतलब फ़ायदेमंद होता है। यानी कि पोर्ट जो है बंदरगाह वगैरह आसानी से जो है आपका मतलब संभव है यहाँ पे। बाकी पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में संकीर्ण क्षेत्र में फैले हुए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर पर उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब उत्तर पूर्व मानसून की सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका चेन्नई में, ठीक है। बोला चेन्नई उत्तर पूर्व मानसून यानी कि अक्टूबर दिसंबर के दौरान वर्षा प्राप्त करता है, जबकि अधिकांश भारत दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होता है। याद रखिएगा जो उत्तर पूर्व मानसून है इसका लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब जब मानसून खत्म होता है, ठीक है, उस समय ये वर्षा करती है। तो ज़्यादातर ये चेन्नई वाला या फिर जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर ये वर्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए चेन्नई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आपका हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा यहाँ पर जो है, सॉरी दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा एक होती है, एक होता है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा इसको बोलते हैं क्योंकि इसका लेंथ जो है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, जितने भी प्रायद्वीपीय नदी उसमें। बाकी आ गया अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग जो है किस दिशा में स्थित है। तो अरावली पहाड़ियों में संदर्भ में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग जो है आपका उत्तर पश्चिम, मतलब जो अरावली पहाड़ी उसके उत्तर पश्चिम में है। ये भी क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग के जो प्रैक्टिस सेट चलता है एमसीक्यू बैच में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। प्राइस मत देखो कि 49 रुपीज़ है, बस ये देखो कि उसमें कंटेंट क्या मिल रहा है, ठीक है। चलो, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का महान मैदान मुख्यतः जो है किन नदियों द्वारा जमा की गई तलछट से बना है। तो ये बना है आपका जो सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, और जो ब्रह्मपुत्र यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत का उत्तरी मैदान जो इन तीन विशाल नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 33 नंबर बोर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है वो पूछा है। तो देखो कोचीन आपका पूर्व में है, मैंगलोर आपका जो है पूर्व में है, सॉरी 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 कोचीन कहाँ पे है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है पूछा ना। तो कोचीन तो इधर ही हो जाएगा ना, कोचीन तो आपका ये पश्चिम में हो जाएगा, और मैंगलोर भी आपका पश्चिम में हो जाएगा, कांडला भी आपका गुजरात वाला है तो ये भी आपका पश्चिम में हो जाएगा, विशाखापट्टनम जो आपका ये पूर्व में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये जो आपका लैंड लॉक्ड आपका है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि शेष तीन पश्चिमी तट पर है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है लैंड लॉक्ड है और भारत से खुली सीमा साझा करता है, कौन सा देश, ठीक है, लैंड लॉक्ड है और भारत से खुली सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा नेपाल। लैंड लॉक्ड का कहने का मतलब है कि चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा नेपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला नेपाल एक स्थल वेष्टित देश है और भारत से खुली सीमा साझा करता है, जहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी वही जो आपका पूर्वी घाट नहीं, इंडो गंगेटिक मैदान जो जो मतलब गंगा का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडो गंगेटिक मैदान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला यह क्षेत्र जो उत्तर भारत का उपजाऊ मैदान है, जो कि जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है और कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके यही लेटेस्ट जो एनटीपीसी में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की सीमा व्यापार के लिए जो है महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा जो है भारत और किसके बीच में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा की अगर बात करेंगे तो भारत और तिब्बत वाला जो पार्ट है चाइना, ठीक है, उसके बीच में ये स्थित है।
ठीक है। लिपुर लेक दर्रा की बात करेंगे तो उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी क्या है, फेमस है। तो याद रखिएगा लिपुर लेक दर्रा के बारे में। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु कौन सी है? तो उत्तरी बोला है ना, सॉरी पूर्वी बोला है, तो पूर्वी आपका हो जाएगा किबिथु हो जाएगा। ठीक है, किबिथु या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वलांगू बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्वी हो जाएगा किबिथु। अरुणाचल प्रदेश का अंतिम पूर्वी गांव है और ये भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु भी है। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है किन राज्यों के बीच में फैला हुआ है? तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल से लेकर के जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर पूछेगा कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात से लेकर के जो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, और जहाँ पर भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, ठीक है, वो कहाँ पर मिलता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, ये आपको याद हो गया होगा कि पश्चिमी घाट जो है, सॉरी पूर्वी घाट जो है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। आगे, भारत के महान मैदान में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो सबसे ज़्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है, ये चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आगे बात करते हैं 40 नंबर, थार मरुस्थल में सिंचाई के लिए जो प्रमुख नहर परियोजना कौन सी है? तो थार मरुस्थल में बात करेंगे तो ये इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये कौन सी नदी से, मतलब कौन सा डैम से जो है ये निकलती है? ये जो है आपका हरिके बैराज है वहाँ से जो आपके निकलती है। तो याद रखिए कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है ये। ठीक है, जो कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई को प्रदान करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रमुख परियोजना है, मतलब राजस्थान की। आगे बात करेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जो है मिलकर के गंगा नदी का निर्माण कहाँ पर करती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देवप्रयाग हो जाएगा। बाकी और भी आपको प्रयाग आपको याद रखना है, जैसे कि रुद्रप्रयाग बात करेंगे तो ये आपका जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने पर बनता है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से जितने भी प्रयाग है वो आपको मैंने पढ़ा चुका है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। देवप्रयाग जो उत्तराखंड में स्थित वह स्थान है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है और गंगा नाम लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल की एक प्रमुख नदी कौन सी है? तो थार मरुस्थल की प्रमुख नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, गग्गड़, लूनी, सतलुज या फिर यमुना। तो ये हो जाएगा आपका लूनी नदी। ठीक है, और ये आपका सैलाइन वाटर है, मतलब लूनी नदी जो है आपका थार मरुस्थल की प्रमुख और एकमात्र स्थायी नदी है जो कि अंतर्देशीय अपवाह वाली नदी है। अंतर्देशीय अपवाह वाली नदी कहने का मतलब है कि अंतर, मतलब भूमि के अंदर अंदर या अंडरग्राउंड में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये सैलाइन वाटर होती है। आगे बात करेंगे, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल से ज़्यादातर आपके जो भारत में सिंचाई होती है। ठीक है, और ज़्यादातर आपका ट्यूबवेल का यूज जो है आपका यूपी में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत का महान पठार जो है किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो महान पठार की अगर बात करेंगे, पठार, ठीक है, तो पठार आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, जो हम लोग का पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो ये हो जाएगा भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूखंड का भाग था जो कि एक प्राचीन महाद्वीप था। आगे बात करेंगे, भारत का देशांतर पूछ रहा है, देशांतर, तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 4 से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूर्वी अगर पूछेगा तो पूर्वी वाला भी आपको याद रखना चाहिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट। बाकी अगर ये भी पूछेगा कि बताओ कि भारत का देशांतर विस्तार में जो कितने डिग्री का अंतर है, मतलब कितने टाइम का अंतर है, तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 में अगर देखोगे तो लगभग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 30, मतलब यहाँ पे कितना का 30 डिग्री का डिफरेंस है। और 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है, तो 30 चौका 120, यानी कि 2 घंटे का समय अंतर आपको देखने को मिलेगा इनके बीच में। लेकिन ऐसा नहीं होता भारत में, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री वाला, उसी को हम लोग बेस मान करके, जो कि 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से, उसको हम लोग बेस मान करके जो है टाइम देखते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिए कि भारत के किस राज्य से भील जनजाति की बड़ी संख्या पाई जाती है? तो भील जनजाति अगर पूछेगा तो ये आपका पाया जाता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा जनजाति तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जनजाति जो है भील जनजाति जो है पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो राजस्थान से होकर के बहती है? तो तीस्ता, तापी, लूनी या फिर झेलम। तो लूनी नदी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, भारत में वर्ग शहरों की जनसंख्या जो वृद्धि मुख्यतः किस कारण से होती है? मतलब वर्ग वन शहरों की जनसंख्या पूछ रहा है कि किसके कारण होती है? तो ये आपका होता है ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन के कारण। ठीक है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है मतलब शहर की ओर जाते हैं, जिसके कारण से शहर की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नदियाँ जो है तटीय मैदान के निर्माण में कैसे योगदान देती है? तो ये वाष्पीकरण द्वारा समय के साथ तलछट जमा करके या फिर समुद्र स्तर को बढ़ा करके या फिर भ्रंश रेखाएं बना करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय के साथ जो है तलछट को जमा करके जो है नदियाँ जो है तटीय मैदानों का निर्माण करती है, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी बोला नदी अपने मार्ग में तलछट लाती है और समुद्र तट पर जमा करके जो है तटीय मैदान का निर्माण करती है।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि आपका कौन सा लेक पर है? तो लोकटक लेक पर है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यह मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? तो भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको ड्यूरेंट रेखा कहते हैं, और यही जो है आपका भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी यही ड्यूरेंट रेखा है, ठीक है। तो ड्यूरेंट रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह 1893 में जो है ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच तय की गई थी। भारत का अफगानिस्तान से कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है अधिकृत कश्मीर के जरिए जो है अफगानिस्तान सीमा तक पहुंच मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ड्यूरेंट लाइन माना जाता है। लेकिन अभी अगर बात करेंगे ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है नहीं है, ठीक है, अफगानिस्तान से। आगे बात करेंगे, केरला में जो राजस्थान की तुलना में सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो केरल में राजस्थान की तुलना में सड़क घनत्व अधिक होने का मेन रीज़न है कि वहाँ पर जो है जनसंख्या जो है काफ़ी कम है, ठीक है। यानी कि देखो, हो सकता है इसका सकल घरेलू उत्पाद अधिक होना नहीं, भूमि की उपलब्धता नहीं, स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व, हाँ ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी नंबर, ठीक है। इसके कारण जो है केरल में जो है राजस्थान की तुलना में सड़क घनत्व क्या है? अधिक है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, मैंने कम बोल दिया था, सॉरी। जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है केरला में राजस्थान के कंपेयर में, और पहाड़ी और तटीय भाग जो है यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। इस कारण से जो है यहाँ पे बात करेंगे तो जो सड़क घनत्व जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, जनवरी 2025 में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्षों बाद जो है एक हाथी को रिकॉर्ड किया। यह भारत के किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला नामदफा जो टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यह जैव विविधता से भरपूर एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर 12 साल बाद हाथी दिखाई देना महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संकेत है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लगा सकते थे, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो तालाब से, टैंक से, नदी नहर से, या फिर ओपन वेल से? तो ये हो जाएगा ओपन वेल से, यानी कि खुला जो कुआं होता है उससे सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है किया जाता है, ठीक है। ओपन वेल जो है सीधे भूजल से सिंचाई प्रदान करता है, जबकि अन्य स्रोत सतही जल पर निर्भर करते हैं। आगे बात करेंगे, शिलांग पठार को कई भागों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं है? शिलांग पठार की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइकल रेंज का हिस्सा है, ठीक है, शिलांग पठार जो कि मेघालय में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका हिस्सा नहीं है, सॉरी किसका हिस्सा नहीं है? तो माइकल रेंज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मिकिर, गारो, खासी ये सब आपका मेघालय में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो माइकल रेंज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल रेंज की बात करेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है, जबकि शिलांग पठार जो है उत्तर पूर्व भारत में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा माइकल रेंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र जो है चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो फसल जो है चावल गेहूं फसल प्रणाली, उसके लिए आपका है पश्चिमी भारत, सॉरी पश्चिमी नहीं, इंडो गंगेटिक, ये भी पहले हो चुका है। इंडो गंगेटिक मतलब जो आपका जलोढ़ जो मिट्टी जहाँ पर पाया जाता है, मतलब गंगा जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा चावल गेहूँ फसल उगाई जाती है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, बाकी पूरा उत्तर भारत का गंगा यमुना क्षेत्र जो है चावल गेहूं की दोहरी फसल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मानसूनी वर्षा और जलोढ़ मिट्टी जो है खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती है। आगे है, रान कच्छ से कौन सा अक्षांश गुजरता है? मतलब रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात का, उससे कौन सा यहाँ पर जो अक्षांश गुजरता है? अक्षांश पूछा है, देशांतर नहीं। तो अक्षांश अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। बाकी ऐसे तो 8 डिग्री 4 यहाँ पर जो है वो देशांतर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 डिग्री में बोलो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, लगभग में। तो ये 23.5 डिग्री आपको याद रखना है रन ऑफ कच्छ में अक्षांश। बाकी कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है गुजरात के रन ऑफ कच्छ से होकर गुजरती है, तो इस कारण से यहाँ पर जो 23.5 डिग्री माना गया है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा है वो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ से होकर गुजरता है, तो इससे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि ये जो है आपका 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश है उसके पूर्व में पूछा है, पूर्व मतलब कि ईस्ट में, तो ईस्ट में जो है आपका म्यांमार देश है, याद रखिएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तर में चीन है और पश्चिम में भूटान है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे है, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जिसमें फसल उत्पादन भी शामिल होता है और पशुपालन में, तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हम लोग का डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो मिश्रित कृषि में किसान फसलों के साथ साथ मवेशियों को भी पालते हैं, जिससे उनकी आय के स्रोत विविध होते हैं। बाकी देखो, जो लोग एमसीक्यू बैच में इनरोल होंगे तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल हम लोग का वो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप में से देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी बच्चों को जो है ये पता चल सके कि हाँ वाकई में जो है वो हेल्पफुल है।
बाकी आगे बढ़ते हैं 60 नंबर में, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है वो आपका एक औद्योगिक नगर माना जाता है, यानी कि ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कानपुर गोड़ा उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो कि कपड़ा, चमड़ा, रसायन इत्यादि के लिए जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? तो देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है। लेकिन पूछ कर है किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो दिल्ली हो जाएगा ना, ठीक है। उसमें भी नहीं, दिल्ली हो जाएगा, बिहार नहीं तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर यूटी पूछेगा तो दिल्ली, लेकिन अगर इसमें देखो स्टेट नहीं पूछा है ना, स्टेट पूछता तो यहाँ पर जो बिहार हो जाता है, लेकिन नहीं पूछा है, क्षेत्र सिर्फ पूछा है, तो क्षेत्र के हिसाब से तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा उत्तर पूर्वी दिल्ली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोग रहते हैं, यह भारत का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र था 2011 में। थार मरुस्थल को किस प्रकार का मरुस्थल माना जाता है? तो ये है आपका उपोष्णकटिबंधीय जो है मरुस्थल, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें ये जो 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो स्थित है, इसलिए यह जो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में आता है। आगे, उत्तर भारत का मैदान जो है किस प्रकार का होता है? तो उत्तर भारत का मैदान जो है जलोढ़ और उपजाऊ होता है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा जो है मुख्य रूप से की जाने वाली खेती जो है कौन होती है? तो भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा जो है आपका झूम कृषि किया जाता है, जिसको कि स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं औस, आमन और बोरो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम हूबहू था। जो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उगाए जाते हैं, तो ये किसका किस्म है? तो ये हो जाएगा आपका धान का, ठीक है, सी नंबर। आगे बात करेंगे, ये धान जो है चावल की किस्म है जिन्हें अलग अलग मौसम में बोया और काटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है दामोदर नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है? तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार, ठीक है। कौन सा पठार दामोदर नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है? तो छोटा नागपुर पठार, क्योंकि जो दामोदर नदी है, ठीक है, वो आपका छोटा नागपुर पठार से ही आपका जो उद्गम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हो जाएगा ये, ठीक है। बोला दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि कोयला संसाधन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि पश्चिम में पूछ रहा है, तो पश्चिम में हो जाएगा आपका चेन्नई, कोच्चिन, पारादीप। कोच्चिन हो जाएगा ना, क्योंकि कोच्चिन हो जाएगा आपका, बाकी सारे चेन्नई ये सब तो आपका पूर्वी वाले में है, तो ये हो जाएगा। बाकी बात करेंगे जबकि अन्य बंदरगाह पूर्वी तट पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 तक जो है सिमलीपाल जो राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, किस राज्य में घोषित स्थित है? मतलब राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित हुआ है वो कौन सा है? तो ये आपका ओडिशा का है ना, सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान वहीं का तो है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ पर जैव विविधता और बाघों की उपस्थिति के लिए जो है ये जाना जाता है। आगे है, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग जो भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, गलत हो जाएगा पहला। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा ये हो सकता है, ठीक है। बी नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश होगा नहीं, उत्तर प्रदेश होगा नहीं, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है, रण उत्सव दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक आयोजन स्थल धौरडो जो है किस राज्य और भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो अगर बात करेंगे तो देखो राजस्थान थार मरुस्थल क्षेत्र में, पंजाब सतलुज बेसिन में, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में, फिर गुजरात कच्छ का रण, तो ये हो जाएगा ना डी, ठीक है। रण उत्सव है तो कच्छ के रण में ही मनाया जाएगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो जिले के जो कच्छ जिला है एक धारडो करके है, वहाँ पर मनाया जाता है, जो सफ़ेद नमक वाले रण क्षेत्र में स्थित है। देखो अगर आप देखोगे तो ये भी क्वेश्चन आपका करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय क्षेत्र में गौर्ज या फिर घाटी बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो सी है ब्रह्मपुत्र जो है ये आपका गौर्ज यानी कि घाटी का निर्माण करती है। आगे बात करेंगे, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र की समुद्र तट रेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है? ठीक है, तो सबसे लंबी तट रेखा की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। देखो मैंने बताया था ना ऊपर, तो अंडमान निकोबार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 किलोमीटर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है 3 देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है, कौन सा राज्य? तो ये हो जाएगा आपका ये पश्चिम बंगाल ना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो आपका नेपाल से करता है, भूटान से करता है और बांग्लादेश के साथ करता है, याद रखिएगा। तो ये एक राज्य है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख नदियों में नहीं आती है? तो प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख नदियों में नहीं, तो ये देखो यमुना ही हो जाएगा, क्योंकि यमुना जो आपका प्रायद्वीपीय का भाग नहीं है, क्योंकि ये जो यमुनोत्री से निकलती है, तो एक प्रकार का आपका जो है हिमालयन कह सकते हैं, हिमालयन का सोर्स है। बाकी ये जितने भी कृष्णा गोदावरी सब आपका जो पेनिनसुलर रिवर है। आगे बात करेंगे, बड़ा हिमालय नदी हिमालय से निकलती है यमुना, और गंगा की सहायक नदी है, यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं मानी जाती है। और ये याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नहीं है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
तो ये हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी जो है मध्य भारत से निकलती है, मतलब जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला इलाका है वहाँ से निकलती है और सीधे ये ओडिशा के तट से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब इसमें गंगा की कोई भी, मतलब इसमें गंगा में जाकर के मिलता नहीं है ये। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। आगे है थार मरुस्थल में मुख्य रूप से जो है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो थार मरुस्थल में आपको जो है श्रब्स देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटी झाड़ियाँ और पौधे देखने को मिलेगा, या फिर जो कंटीले होते हैं बबूल के, ये सब आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है बड़ा थारू मरुस्थल जो है वर्षा बहुत कम होती है, जिससे यहाँ की वनस्पति जो है सूखा प्रतिरोधी होती है। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ, घास और छोटे पौधे जैसे कि केजरी हो गया, बबूल हो गया, ये सब पाए जाते हैं। सदाबहार या फिर मैंग्रोव जैसी वनस्पतियाँ जो है यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि इनके लिए जो है अधिक नमी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा आपको। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा के मैदान द्वारा आच्छादित नहीं है। गंगा के मैदान द्वारा पूछ रहा है, तो बिहार आपका गंगा से है, हरियाणा, पंजाब भी है, सॉरी पंजाब नहीं है ना, पंजाब नहीं है। ठीक है, तो पंजाब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो भी आपका है। ठीक है, तो गंगा का मैदान में पंजाब वाला हिस्सा नहीं है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गंगा का मैदान जो पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है और मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करती है। पंजाब का अधिकांश भाग जो है सतलज और ब्यास नदियों का बेसिन होता है, ना कि गंगा बेसिन में। तो यहाँ पर पंजाब इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों और सीढ़ीनुमा बनाकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं सीढ़ीदार खेती। ठीक है, ताकि पानी जमा ना हो सके। बोर्ड है पहाड़ में जल अफवाह और कटाव से बचाने के लिए जो खेतों को सीढ़ीनुमा बनाकर खेती की जाती है, जिसे कि टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच की दूरी जो है लगभग कितनी है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो 2933। हाँ ठीक है, और ऐसे पूछेगा मतलब उत्तर से दक्षिण तो वो हो जाएगा 3214। ठीक है, यहाँ पर देखो गलत आंसर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है। पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो उत्तर 2933, अगर उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो हो जाएगा 3214। ये उल्टा आंसर दे दिया। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 3214 नहीं होगा, याद रखिएगा 2933 होगा। चलो नेक्स्ट है आपका उत्तरी भारत का महान मैदान जो सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी भारत का जो महान मैदान है ये आपका जो है यमुना घाटी, उत्तरी दक्कन, या फिर भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये हो जाएगा ना, सी ही हो जाएगा। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कि 3 प्रमुख नदियाँ जो है शामिल होती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। आगे है भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भारत भूटान सीमा जो है मुख्य रूप से आपका जो है सीमा, मरुस्थल, या फिर व्यापार चौक है, या फिर पर्वत और संधिया। तो ये हो जाएगा पर्वत और संधिया। ठीक है, मुख्य रूप से पर्वत और संधिया द्वारा जो निर्धारित की जाती है भारत और भूटान की जो सीमा है। तो याद रखिएगा बड़ा भारत भूटान सीमा जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के गुजरती है और इसे विभिन्न द्विपक्षीय संधियों द्वारा जो निर्धारित किया गया है। आगे है गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जो है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री तट वाले हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कितने राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट वाले हैं। तो 9 राज्य टोटल हैं जो कि आपका समुद्र तट से लगे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरला, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है आपके राज्य हो जाएंगे। और बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में तो आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, दमन दीव हो जाएगा और पुडुचेरी हो जाएगा। तो ये 4 केंद्र शासित और 9 राज्य जो है आपका ये समुद्री तट से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है भारत में वृक्षारोपण आधारित कृषि जो है किस फसल से संबंधित है। तो वृक्षारोपण आधारित कृषि जो है आपका चाय से संबंधित है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा चाय, कॉफी, रबर जैसी फसलें जो है वृक्षारोपण कृषि की श्रेणी में आती है, जिन्हें की बड़ी मात्रा में व्यावसायिक उद्देश्य से उगाया जाता है। आगे 84 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगरीय समूह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका नगर। नगर पूछेगा तो मुंबई आपका आगे हो जाएगा। ठीक है, यूटी पूछेगा तो दिल्ली। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई नगरीय समूह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है नगरीय क्षेत्र है। आगे भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किस प्रक्रिया से बने हैं। तो उत्तरी का मैदान वही जलोढ़ के निक्षेपण से बना है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निक्षेपण का मतलब होता है वही डिपॉजिट, जो जलोढ़ मिट्टी अपने साथ आती है बहा करके लाती है तो डिपॉजिट करती जाती है, इस कारण से जो आपका उत्तर भारत का मैदान जो है बना है। आगे बोल रहा है उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ को जमा करने से बने हैं। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य जो है दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्व दोनों मानसून से वर्षा को प्राप्त करती है। तो देखो मतलब पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम से भी करती है और उत्तर पूर्व, यानी कि शुरुआती मानसून से भी और लौटते मानसून से भी। तो देखो तमिलनाडु एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो लौटती
और शुरुआती दोनों मानसून से जो इसको वर्षा मिलती है, ठीक है। क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भी आपका उठती है यहाँ पर अरब सागर से, और साउथ में जो है आपका केरल में सबसे पहले एंटर करती है, फिर तमिलनाडु होते हुए जो भी आपका ये ईस्टर्न घाट है वो होते हुए आपका ईस्ट में जाती है, ईस्ट में जाके बाद फिर इधर पंजाब में जाती है, ठीक है। और जब लौटती है तो वहीं से स्टार्ट होती है पंजाब से, और फिर वो कोरोमंडल तट पे जो है आपका बारिश करती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर तमिलनाडु आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी बात करेंगे उत्तर पूर्व मानसून जो अक्टूबर दिसंबर में होता है, और ये जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये आपका जून जुलाई में होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून में भी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच की लंबवत घाटियों को क्या कहते हैं? तो ये लंबवत घाटी को दून कहते हैं, और सबसे बड़ा दून पूछेगा तो ये देहरादून होता है, ठीक है। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में होता है, याद रखिएगा। दून शब्द उन घाटियों के लिए प्रयोग होता है जो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित होती है, जैसे कि देहरादून। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपका है ग्रेट निकोबार पे, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? नर्मदा नदी के उत्तर में बोलेगा तो नर्मदा नदी, ठीक है, उसके उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी के ऊपर में है, यही है। आगे है बड़ा नर्मदा नदी जो है भारत को उत्तर और दक्षिण भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित करती है, इसके उत्तर में मालवा का पठार स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार जो है किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होती है? तो छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका दामोदर नदी जो तंत्र है, ठीक है, मतलब वो वहीं से निकलती है, तो दामोदर नदी यहाँ पर जो हो जाएगा। बड़ा छोटा नागपुर पठार मुख्यतः दामोदर नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित होती है। दामोदर को भारत का शोक भी, भारत का नहीं बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा क्षेत्र जो है गैर जलोढ़ भूभाग होने के कारण जो है ट्यूबवेल सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा क्षेत्र पूछा है कि गैर जलोढ़ भूभाग होने के कारण ट्यूबवेल सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पठारी क्षेत्र, तटीय मैदान, पंजाब या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो पठारी क्षेत्र, देखो पठारी क्षेत्र में जो है आपका भूभाग जलोढ़ जो भूभाग होने के कारण जो है मतलब ट्यूबवेल सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब देखो जलोढ़ भूभाग नहीं है यहाँ पर पठारी क्षेत्र में, लेकिन उसके होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्यूबवेल की भी सुविधा नहीं है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। बड़ा पठारी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी नहीं होती और जल स्तर भी गहरा होता है, जिससे कि ट्यूबवेल जो है सिंचाई संभव नहीं होती है। आगे है झारखंड में किस टाइगर रिजर्व के कोड क्षेत्र से जागीर गांव को पूरी तरीके से पुनर्निर्वासित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पलामू, ठीक है, क्योंकि एकमात्र पलामू ही आपका जो है जो कि आपका यहाँ पर झारखंड में है। बाकी इसके अलावा दुधवा तो आपको पता है कि यूपी में है, जिम कॉर्बेट भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। आगे है 93 नंबर डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है, ठीक है। तो देखो जो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन है वो भी हम लोग कर चुके हैं एमसीक्यू बैच में, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब संकेत है, ठीक है। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो है फेमस है। आगे बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी है जो कि मुख्यतः राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। आगे बढ़ा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? देखो ये आपका तमिलनाडु, तेलंगाना और जो केरला है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तेलंगाना नहीं होना चाहिए, सॉरी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, नहीं तमिलनाडु केरला और कर्नाटका, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु केरला और कर्नाटका में जो आपका नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान में सदियों सर्दियों में वर्षा जो है किसके कारण होती है? उत्तरी मैदान में सर्दियों में वर्षा जो अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका नॉर्थ वेस्टर्स के कारण या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हो जाएगा ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में हम लोग पढ़ा था कि ये खट्टे फलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, और जो रबी क्रॉप्स होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। याद करो भाई, जो लोग किए होंगे उसको तो 100% ये सब चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो देखो मैंने सारा चीज़ आपको प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि सारे क्वेश्चन जो है हमारे एमसीक्यू बैच से ही है। अभी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारा बैच ही कर दो, क्योंकि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट पे हम लोग का जो डिस्कशन चलता है, तो टेलीग्राम पर भी आकर के जो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो, भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जो कि अफगानिस्तान और ईरान की ओर से होता है, याद रखिएगा। आगे है सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा बिंदु जो है कौन सा है? तो सतपुड़ा का, ये भी हम लोग का हुआ धूपगढ़ यहाँ पर जो है सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा बिंदु है। आगे है बड़ा धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी का उच्च शिखर है, जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है। भारत के किस राज्य में झूम खेती की जाती है? तो झूम खेती की बात करेंगे तो देखो मतलब ये स्थानांतरित कृषि है, मतलब कि स्लैश एंड बर्न कृषि, इसी को बोलते हैं यहाँ पर झूम खेती। तो जो है ये आपका झूम खेती बोलते हैं उत्तर भारत में, ठीक है, या फिर असम वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो राज्य होता है वहाँ पे, तो असम यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। बाकी असम, मिजोरम, नागालैंड में इसको यही झूम खेती के नाम से जानते हैं। और बाकी अलग अलग रीजन जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश में अलग नाम है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है। चलो,
भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो ये आपका पंजाब में कोई आदिवासी जनसंख्या नहीं पाई जाती, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। बड़ा पंजाब जो भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है नगण्य या फिर शून्य है। आगे है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपविभाग नहीं है? ठीक है, उत्तरी मैदान का भौगोलिक विभाग नहीं है तो देखो तराई क्षेत्र है, भांगड़ है, खादर है, विंध्याचल पठार नहीं है, ये आपका पेनिनसुलर जो है प्लेट्यू उसका भाग है, तो इसलिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लिख भी रहा है कि विंध्याचल पठार जो है दक्कन पठार का भाग है और भारतीय मैदान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? पश्चिमी तटीय मतलब पश्चिम वाला में, देखो विशाखापट्टनम तो पूर्व में है, पारादीप भी पूर्व में है, कोलकाता भी पूर्व में, तो बेंगलोर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 नंबर, ठीक है। 101 नंबर बोला भारत के शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु पौधे की जरूरत तक जल पहुंचाने वाली सिंचाई प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, ठीक है, यानी कि बूंद बूंद करके जो है इसमें जड़ों तक जो है पानी को पहुंचाया जाता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टपकाने की विधि से पहुंचाया जाता है जिसमें कि पानी की बचत होती है। आगे है काला पानी विवाद जो है भारत और इनमें से किस देश के बीच में है? तो काला पानी विवाद जो है आपका भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। बोरा काला पानी क्षेत्र जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, यह भारत और नेपाल के बीच एक सीमावर्ती विवादित क्षेत्र है। नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र उसे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि भारत इसे अपनी सीमा का अंग मानती है। तो ओवरऑल याद रखना है कि नेपाल और भारत के बीच में जो है काला पानी जो है सीमा विवाद है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में भौगोलिक घनत्व का अर्थ जो है किसके प्रति जनसंख्या होता है? मतलब बोला भारत में जनसंख्या वितरण के संबंध में भौगोलिक घनत्व का अर्थ जो है किसके प्रति जनसंख्या होता है? तो ये होता है आपका प्रति इकाई उपजाऊ भूमि के प्रति, ठीक है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला भौगोलिक घनत्व का तात्पर्य होता है प्रति इकाई उपजाऊ भूमि पर निवास करने वाले जनसंख्या, मतलब जितना उपजाऊ भूमि है, ठीक है, प्रति इकाई उपजाऊ भूमि पर जितना व्यक्ति उस पर निवास कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जनसंख्या जो होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर भौगोलिक घनत्व, ठीक है, याद रखिएगा। यह सूचक जो है कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव को दर्शाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा का भाग अगर बोलेगा तो देखो राजमाल की पहाड़ियाँ है, ठीक है, गिर पर्वत भी है, दिल्ली की जोड़ीस पहाड़ियाँ वो भी है, हिमालय आपका जो है नहीं है, ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका खुद में ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में स्थित है और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, जबकि ये सब है आपका, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदियाँ जो है किस पर्वतमाला से निकलती है? तो ताप्ती नदी की बात करेंगे आपका सतपुड़ा से निकलती है, कई बार डिस्कस हुआ है हम लोग का, ठीक है, एमसीक्यू बैच में। ताप्ती नदी मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत की मुल्ताई यानी कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ से निकलती है और पश्चिमी दिशा में बहती हुई अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, तो ये सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रृंखला जो है सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची चोटियों वाली है? तो देखो हिमाद्री यानी कि जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सबसे मतलब उत्तरी और सबसे ऊंची हिमालय। उसके बाद होता है हिमाद्री के बाद होता है हिमाचल और फिर होता है शिवालिक, ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। बोला हिमाद्री हिमाचल की सबसे उत्तरी श्रृंखला है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब जो आपका शामिल है। यह श्रृंखला सबसे अधिक ऊंचाई वाली होती है, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसका एवरेज हाइट अगर कोई पूछेगा तो बताना है आपको कि लगभग 6000 तक होता है, 6000 मीटर। आगे बात करेंगे भारत में वे कौन से वन हैं जो कि 100 से 2 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखो 100 से 200 अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और अगर 100 से कम रहेगा जैसे 70 से 120 ऐसा कुछ रहेगा तो वो आपका शुष्क वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी दो तरह का होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वाला में भी दो होता है, एक होता है शुष्क और एक होता है आर्द्र। तो शुष्क वाला में आपका जो है कम वर्षा की जरूरत होती है और मतलब जो आर्द्र वाला होता है उसमें ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है, तो इसको भी दो कैटेगराइज में बढ़ जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पर कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष जो है ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे कि सागौन, साल, ये सब जो आपका एग्जाम्पल है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। बाकी कांटेदार वन और अल्पाइन वन ये सब तो आपका पर्वतीय वन है, ठीक है। सदाबहार वन आपका वहाँ जो है आपका पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है, ठीक है, या फिर जो तटीय मैदान है, ठीक है, पश्चिमी जो तटीय एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये सब, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। आगे है नर्मदा नदी जो है किस पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है? तो नर्मदा नदी की बात करेंगे तो आपका सतपुड़ा जो है, ठीक है, वहाँ पर एक अमरकंटक प्लेट्यू करके है, वहाँ से आपका जो है नर्मदा नदी निकलती है। देखो लिख रहा है नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहती हुई जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। उत्तर भारत के मैदान का कौन सा क्षेत्र जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है? पुराना मतलब कि भांगड़ उसको बोलते हैं, ठीक है, तो भांगड़ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। खादर जो होता है वो नई वाली होती है।
बोला भांगड़ जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है जो नदी की बाढ़ सीमा से ऊपरी स्थित होती है। इसमें आपको कंकड़ ये सब देखने को मिलता है और ये अपेक्षाकृत जो है कम उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है पाल्क जलमग्नबद्ध जो है निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पाक जलमग्नबद्ध ये आपका जो है जो आपका खंभात की खा सॉरी बंगाल की खाड़ी जो है, ठीक है, उसका यहाँ पर जो है हिस्सा है। बड़ा पाक जलमग्नबद्ध जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और इसे बंगाल की खाड़ी का भाग माना जाता है। यह तमिलनाडु के तट को श्रीलंका से अलग करती है। आगे है शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम्स का महत्व क्या होता है? तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम्स का महत्व ये है कि ये जो है भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाती है, जो कि हम पढ़े थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसी कारण से जो है ठंडी में जो वर्षा होती है वो इसी कारण से होती है, ठीक है, याद रखिएगा। बोला शीतकालीन पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लाती है, जिससे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब एरिया में जो है सर्दी में वर्षा और बर्फबारी होती है। नेक्स्ट है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है कौन सा पठार जो यहाँ पर लोकेटेड है? तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच से पूछेगा तो ये आपका मालवा का पठार जो है लोकेटेड है, ठीक है। बड़ा मालवा पठार जो है मध्य भारत में स्थित है और यह अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में फैला हुआ है और यह काली मिट्टी और ज्वालामुखी चट्टानों के लिए जो है जाना जाता है मालवा पठार, ठीक है। तो किसके किसके बीच में होता है? तो अरावली जो कि आपका ये नॉर्थ वेस्ट में है और विंध्य जो कि आपका यहाँ पर है एमपी के अराउंड में, एमपी के आसपास वाला हिस्सा में, तो उसके बीच में आपका मालवा पठार पाया जाता है। आगे बात करेंगे लूनी नदी की उत्पत्ति जो है अरावली पर्वतमाला की पश्चिम ढलानों पर अजमेर के पास से होती है, जहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है हस्तवती कहते हैं, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ से ये उद्गम होती है ना उस समय उसको जो है हस्तवती कहते हैं, फिर बाद में ये लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। इसको सागरमती भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह जो है नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है और शुष्क क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। और साबरमती जो सिटी है, ठीक है, वो आपका यही लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य जो है भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ जो है सीमा साझा करती है? तो भूटान और बांग्लादेश दोनों अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका असम, ठीक है। असम भूटान से भी करता है और बांग्लादेश से भी करता है। नेक्स्ट आपका है असम राज्य की सीमा जो है उत्तर में भूटान और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश, मतलब लोकेशन बता रहा है कि उत्तर में भूटान से और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से, ठीक है। और यह उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख राज्य है। नेक्स्ट है भारत में पवन दिशा में मौसमी परिवर्तन के सबसे प्रमुख कारण के रूप में कौन सा कारक कार्य करता है? मतलब पवन दिशा में मौसमी परिवर्तन, तो ये होता है जो दाब प्रणाली होता है, यानी कि प्रेशर बेल्ट जो होता है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर कार्य करता है। इसमें जो भी आपका भारत में पवन दिशा में मौसम में परिवर्तन होता है उसके पीछे का रीजन होता है आपका दाब प्रणाली, और कई सारी दाब की पेटियाँ होती है। ये सब चीज़ हम लोग बेसिक जब पढ़ रहे थे उसमें है, ठीक है। तो एक बार उसको देख के जाइएगा, काफ़ी बेस्ट मतलब बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट है भारत में मौसमी हवाओं की दिशा में बदलाव मानसून की उच्च और निम्न दबाव प्रणाली के कारण होती है। गर्मियों में निम्न दबाव और सर्दियों में उच्च दबाव की वजह से जो है पवन की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। नेक्स्ट है उत्कल मैदान जो है भारत के तटीय मैदान में किस भाग में स्थित है? देखो उत्कल हो गया, बैंगा हो गया, कोरोमंडल हो गया, ये सब आपका जो है पूर्वी तटीय मैदान में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान करेक्ट आंसर। और उत्कल बोला जाता है आपका जो ओडिशा वाला जो पार्ट होता है ना, ठीक है, ओडिशा वेस्ट बंगाल वाला जो होता है उसको उत्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और बेंगा जो होता है, बेंगा आपका होता है पश्चिम बंगाल वाले में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी उड़ीसा से लेकर के जो आपका ये आंध्र प्रदेश वाला जो ये सब इलाका है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है उत्कल मैदान ओडिशा राज्य के तट पर स्थित है और यह पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। यह समुद्र तट के समांतर विस्तारित है और समुद्र तल के बहुत समीप होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी लेकिन लौह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? देखो लौह और एल्युमिनियम बोल दिया ना, तो लौह और एल्युमिनियम बोलेगा तो लेटराइट मिट्टी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेटराइट मिट्टी वर्षा प्रधान क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पर लोहा और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो है कमी होती है। यह मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, लेटराइट मिट्टी, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जो सबसे अधिक जल धारण क्षमता रखती है? तो जो आपकी यहाँ पर काली मिट्टी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आपका जो है जल को ग्रहण करती है, मतलब जल धारण करती है, ठीक है। बोला रेगुल मिट्टी इसको बोलते हैं काली मिट्टी को, तो उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त ये मानी जाती है। नेक्स्ट है गर्मियों में थार मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस कारण जो है निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? तो निम्न दाब वहाँ पर बनता है जहाँ पर जो है मतलब तापमान जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तीव्र सौर ताप यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मियों में थर्मोस्टेट जो है निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर गर्मी, लो प्रेशर वहीं पे बनेगा जहाँ पर गर्मी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीव्र सौर ताप यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे वायुमंडलीय जो निम्न दाब उत्पन्न करती है और मानसूनी हवाओं को आकर्षित करती है। याद रखिएगा ये जो तीव्र जो मतलब ये ताप होता है उसके कारण से निम्न दाब उत्पन्न होती है और उसके कारण से मानसूनी हवाओं जो है उसकी ओर आकर्षित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोन्याक जनजाति जो भारत के मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो कोन्याक जनजाति की बात करेंगे तो ये आपका नागालैंड और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर आपको पाई जाती है।
बात करेंगे कोन्याक जनजाति नागालैंड की प्रमुख जनजाति में से एक है और यह आंशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश में भी निवास करती है। ये अपनी पारंपरिक संस्कृति और शरीर पर टैटू के लिए प्रसिद्ध है कोन्याक, ठीक है। तो नागालैंड और अरुणाचल याद रखिएगा। आगे है टांका या फिर कुंड जो है जल संरक्षण की अनूठी पत्तियों के लिए कौन सा राज्य जो है फेमस है, तो ये है आपका राजस्थान, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टांका या फिर कुंड जल संरक्षण की अनूठी पत्ती राजस्थान में फेमस है। बोला टांका और कुंड राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है जिसमें कि वर्षा जल को भूमिगत टैंक में एकत्रित किया जाता है और यह जल संकट वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सी कृषि जो है पद्धति अधिक प्रचलित है जो मृदा अपरदन का कारण बनती है, तो सबसे तो आपका झूम खेती किया जाता है। स्थानांतरित कृषि जिससे कि स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं, इससे जो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और साथ साथ उसका जो है अपर्दन भी होता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें कि जंगल को काट करके जो खेत बनाए जाते हैं और कुछ वर्ष बाद जो उसको छोड़ दिए जाते हैं। इसमें कि भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है घटती है और मृदा अपर्दन हो जाती है। बाकी देखो अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसी तरीके से आगे भी वीडियोज हम कराएंगे अदर सब्जेक्ट्स का भी, तो उसके लिए आप जो है हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी आपको वो वीडियो मिल सकेंगी, ठीक है। आगे है कोरोमंडल तट जो भारत के किस राज्य में किस भाग में स्थित है कोरोमंडल, तो कोरोमंडल वही आपका जो ये पूर्वी भाग में होगा ना, तो पूर्वी में कौन सा भाग, तो पूर्वी में हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी, ठीक है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पूर्वी समुद्र तट को कहते हैं और यह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और मानसून में तमिलनाडु को वर्षा प्रदान करती है ये, ठीक है। दक्षिण पश्चिम पश्चिम नहीं उत्तर पश्चिम मानसून के कारण ना, नहीं उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक टीयर फर्स्ट सिटी है, टीयर फर्स्ट सिटी का एग्जांपल है आपका कोलकाता, ठीक है। टीयर वन फर्स्ट सिटी क्या होता है, तो वह शहर जिसमें कि महानगर आते हैं जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये सब आपका आता है, ठीक है। जिसमें जनसंख्या आर्थिक गतिविधियाँ और अवसंरचना जो है उच्च स्तर की होती है। कोलकाता एक प्रमुख महानगर है और यह टीयर वन में आती है। नेक्स्ट बोला शिवालिक पहाड़ियाँ जो कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, भारत के किन राज्यों तक फैली हुई है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है वहाँ तक ये फैला हुआ है और जैसे जैसे पूर्वी हिस्सों में जाती है वैसे वैसे इसकी जो मतलब चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है, याद रखिएगा ये भी चीज़। बोला शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैली हुई है और ये अपेक्षाकृत नई और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट भारत में मानसून की वापसी को चिन्हित करने वाला मौसमी परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, तो ये होता है आईटी सीजेड का दक्षिण की ओर खिसकना। आईटी सीजेड आपको बता दें कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, इसका जो लोकेशन होता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जिस समय ये जो है आपका मतलब हम लोग के इंडिया में जो है 25 डिग्री के आसपास में ये रहता है जब जुलाई वाला जो जून जुलाई जो मौसम टाइम होता है ना उस समय, ठीक है। तो वही जो है बोला भारत में मानसून की वापसी को चिन्हित करने वाला मौसमी परिवर्तन आईटी सीजेड का दक्षिण की ओर खिसकना, जब दक्षिण की ओर खिसकता है ना तो आपका मानसून की वापसी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा आईटी सीट का दक्षिण को खिसकना यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सितंबर अक्टूबर के दौरान होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून का अंत को दर्शाता है ये। बड़ा भारत में बागानी कृषि मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है, तो बागानी खेती जो आपका केरल और असम में की जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। वहीं पर आपको चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह जो है उगाई जाती है। देखो लिखा हुआ है ना, कृषि चाय कॉफ़ी रबर इत्यादि जैसे व्यावसायिक फसलों के लिए की जाती है और यह केरल असम कर्नाटक तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में मुख्य रूप से प्रचलित है। आगे भारत के उत्तरी मैदान को पश्चिम से पूर्व तक जो है कुल लंबाई की लगभग कितनी होती है, उत्तर मैदान, ठीक है। उत्तर मैदान की पश्चिम से पूर्व, उत्तरी मैदान का पूछ रहा मतलब वो जो लोकेशन नहीं पूछ रहा है, मतलब एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है 2400 किलोमीटर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला उत्तरी मैदान की लंबाई जो है पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूरब में असम तक लगभग 2400 किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बनाए गए जलोढ़ क्षेत्र होते हैं। आगे है महानदी की कुल लंबाई जो है कितनी है, तो ये भी हम लोग का डिस्कस हुआ है 851 किलोमीटर। देखो तो मतलब लगातार पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपका जो है क्वेश्चंस याद रहते हैं, ठीक है। बस एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं जो लोग, वो कभी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं का एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो इसलिए देखो एमसीक्यू का फ़ायदा हो रहा है ना यहाँ पे। देखो 851 किलोमीटर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है आपकी, ठीक है, और ओडिशा होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई जो लगभग 851 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, तो पीर पंजाल में अगर बात करेंगे तो आपका बनिहाल पास, ठीक है, ये हो जाएगा। जो कि बनिहाल पास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, बनिहाल। आगे बात करेंगे बोला बनिहाल दर्रा जो जम्मू और कश्मीर से में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह जो है श्रीनगर को जम्मू क्षेत्र से जोड़ता है।
आगे बढ़े, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्र में रहती है? शहरी क्षेत्र में तो ये भी करवाया चुका है, ठीक है। तो 31.16% यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जितना भी आपका जनसंख्या है उसमें से इतना परसेंट जो है आपका शहर में निवास करती है, बाकी जितना बच गया वो सब आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो देखो, प्रायद्वीपीय पठार में आपका सेंट्रल हाईलैंड आता है, दक्कन प्लेट्यू आता है, ठीक है। पूर्वांचल पहाड़ियाँ नहीं आता, ये आपका हिमालयन वाला का है, ठीक है। बाकी उत्तर पूर्वी पठार जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी पठार जो है आपका यही एक्सटेंशन है प्रायद्वीपीय पठार का, जिसमें कि आपका रिकिर मेघमा ये सब आता है, मिकिर रेगमा, ठीक है, मैं रिकिर मेघमा बोल दी, सॉरी, मिकिर और रेगमा ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका मेघालय की जो पठार है वो सब आपका आ जाता है इसी में, उत्तर पूर्वी पठार में। तो यहाँ पर पूर्वांचल पहाड़ियाँ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आपका हिमालय का एक शाखा है। भारत का लगभग कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री, जो कि लगभग आपका 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक होता है। तो 30 डिग्री भी आप बोल सकते हो लगभग, ठीक है। 25 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 25 यहाँ पर दे रहा है, लेकिन 25 नहीं होगा, 30 आप इसको करो, ठीक है। क्योंकि लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है दोनों में, देशांतर में भी और ये अक्षांश में भी। तो 30 डिग्री आपको याद रखना, ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। चलो आगे, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नर्मदा नदी में उत्तर में स्थित क्षेत्र को कहेंगे हम लोग यहाँ पर नर्मदा नदी के उत्तर में है तो आपका ये हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, सी नंबर। क्योंकि नर्मदा नदी को ही एक एज अ बॉर्डर देखते हैं, और उसके ऊपर वाले भाग को केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड कह देते हैं, और नीचे वाले पार्ट को दक्कन प्लेट्यू बोल देते हैं। तो सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, जिसमें अगर बात करेंगे जो सेंट्रल हाईलैंड होता है उसमें आपका मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर ये सब आपका आ जाता है, ठीक है। आगे है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो 200 नॉटिकल मील्स यानी कि 200 समुद्री मील। और एक समुद्री मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं अगर सीरियस होकर के। जहाँ वह समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, मतलब ये वो एरिया होता है जिसमें कि कोई देश जो है समुद्री संसाधनों का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 समुद्री मील तक होता है। आगे बात करेंगे, भारत में वे सिंचाई परियोजना जिनका कृषि क्षेत्र जो है 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक है, वो किस श्रेणी में आते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी परियोजनाएं में, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 10,000 से भी अधिक हेक्टेयर से ज़्यादा मतलब कृषि क्षेत्र होता है सिंचाई के लिए, तो उसको बोलते हैं बड़ी परियोजनाएं। बोल रहा है यहाँ पर इसमें कम को लघु या फिर सूक्ष्म परियोजनाएं माना जाता है। आगे 137, थर्ड मरुस्थल जो है पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख योगदान नहीं देता है? तो यहाँ पर जो है देसी पेड़ों का अधिक रोपण यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मरुस्थल जो पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख योगदान नहीं देता है? तो देसी पेड़ों का अत्यधिक रोपण जो है ये नहीं देता है, ठीक है। देसी पेड़ जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुधार स्थिर करने में सहायक होते हैं। इसके विपरीत अनियमित वर्षा, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो योगदान नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर जो ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या थी? तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या आपको दिल्ली में देखने को मिला, ठीक है। दिल्ली एक है केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर शहरीकरण का स्तर सबसे अधिक है, लगभग 97% यहाँ पर जो शहरी आबादी थी, जो इसे भारत में सबसे शहरीकृत क्षेत्र बनाता है, ठीक है। ऐसे अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र का जो आपका मुंबई है वो भी आपका सही होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन जो है अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है तो ये हैवलॉक हो जाएगा, बैरन है, नील है, मिनीकॉय नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिनीकॉय तो आपका ये लक्षद्वीप का पार्ट है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, जबकि बाकी सभी अंडमान समूह का है। नेक्स्ट है वेट फार्मिंग, जिसको कि गीली खेती कहते हैं, आमतौर पर जो है किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो ये आपका की जाती है जलोढ़ मिट्टी में, बी। बड़ा जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, इसलिए गीली खेती जैसे धान की खेती आमतौर पर इसमें की जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जो है थार मरुस्थल के चारों ओर की भौगोलिक सीमाओं में शामिल नहीं है? देखो, अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, विंध्य पहाड़ी है, कच्छ किरण है, सिंधु नदी का मैदान, सॉरी सॉरी विंध्य पहाड़ी नहीं है ना, कि विंध्य पहाड़ी तो आपका इधर हो जाएगा एमपी टाइप में, तो वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है अरावली पर्वतमाला हो जाएगा, ठीक है। थार मरुस्थल इसी के उत्तर पश्चिम में है, अरावली के उत्तर पश्चिम में। इसके अलावा जो है कच्छकरण जो है आपका पूर्व में है, सिंधु नदी का मैदान जो आपका उत्तर में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बी नंबर नहीं होगा, विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है। और थार मरुस्थल के चारों ओर अरावली पर्वत, कच्छकरण, सिंधु नदी के मैदान जैसी भौगोलिक सीमाएं हैं। विंध्य पहाड़ियाँ जो है दक्षिण में स्थित है और मरुस्थल से दूर है। नेक्स्ट, भारत के मानचित्र में छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष मालवा पठार जो है किस दिशा में स्थित है? छोटा नागपुर के सापेक्ष से पूछ रहा है मालवा पठार, तो मालवा पठार आपका इधर पश्चिम में हो जाएगा ना, पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, बोल रहा है
कि मालवा पठार जो मध्य भारत में स्थित है और छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में फैला हुआ है। छोटा नागपुर जो झारखंड छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, जबकि मालवा मध्य प्रदेश में है। आगे है हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसमें योगदान नहीं करता है। तो देखो, हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करने में किसमें योगदान नहीं देता है, तो बोला दक्षिण पश्चिम मानसून को अवरोधित करता है, या फिर उत्तर भारत में हिमपात कराता है, या फिर संवहन धाराओं का निर्माण कराता है, या फिर मध्य एशिया से ठंडी हवाओं को रोकता है। तो देखो, ठंडी हवा को रोकता है, ये सही है। उत्तर भारत में हिमपात करवाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून को भी अवरोधित करता है। संवहन धारा का इससे कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि संवहन धाराएं जो है पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसके टकराव के कारण यहाँ पर जो उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह ठंडी हवाओं को रोकती है, मानसून को मोड़ता है और हिमपात का कारण बनती है। आगे है रोहतांग जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। तो रोहतांग पास जो है आपको पता होगा, ये आपका जो, हाँ मतलब ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, वहाँ पर है। और ये जो है धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर है कि यहाँ पर है। देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पूर्वी पीर पंजाल को जो है श्रृंखला पर है, और ये मनाली के पास है। ठीक है, और रोहतांग पास किसको किसको जोड़ता है ये भी चीज़ आप मुझे बताइएगा। तो ये आपको जोड़ता है मनाली को। ठीक है, किससे जोड़ता है, लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसी रोहतांग पास में जो अटल टनल है, ठीक है, वो भी लोकेटेड है, याद रखिएगा। तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर मनाली के पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ता है, और यह पीर पंजाल श्रृंखला का हिस्सा है, और यह मनाली के पास स्थित है। आगे है अन्नाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह जो है किन तीन पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। तो देखो, तीन पर्वतमाला कौन कौन सा है, अन्नामलाई है, कार्डमम है, ठीक है, और एक पलनी है। ठीक है, तो ये तीन जो है इसके जो है संगम पर स्थित है, ये जो भी आपका अन्नाईमुड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। बड़ा अन्नाईमुड़ी छोटी केरला में स्थित है, और यह अन्नामलाई, कार्डमम और पलनी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। आगे है हिमालय और दक्कन पठार के बीच जो है मैदान के निर्माण से पहले वहाँ पर कौन सी भौगोलिक संरचना जो है वो मौजूद थी। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहले वहाँ पर जो है आपका टेथिस सागर था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हो सकता है सी नंबर, एक उथली गर्त या फिर भू सिंधु, यानी कि जियो सिंक्लाइन वहाँ पर था पहले। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर हिमालय और दक्कन के बीच पहले एक भू सिंधु मौजूद था, जिसको टेथिस सागर के नाम से, देखो इसी को टेथिस सागर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी गर्त में जलोढ़ मिट्टी भरने से महान मैदान बना। आगे बात करते हैं, राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक कौन सा है। तो ये है आपका जल की उपलब्धता। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करने वाला प्रमुख भौतिक कारक वही है, जल की उपलब्धता ही है। शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जहाँ पर जल स्रोत अधिक होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या और बस्तियां सघन होती है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो ये है आपका पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं की कमी। ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा तो कोई भी अंतर्देशीय जलमार्ग जो है विकसित नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मेन चुनौती यही है आपका पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं की कमी। बोला भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास जो है धीमा है, क्योंकि टर्मिनल सुविधाएं जो है जैसे कि बंदरगाह, गोदाम इत्यादि जो है अपर्याप्त है, जिसमें कि माल का परिवहन जो है मुश्किल होता है। आगे है मिनीकॉय और मालदीव के बीच में स्थित जल नमूना मध्य को क्या कहते हैं। तो मिनीकॉय और मालदीव के बीच में जो है अगर बात करेंगे तो 9 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है, और इसका नाम जो है 9 डिग्री अक्षांश पर स्थित होने के कारण पड़ा है। आगे है नरकोंडम द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है। नरकोंडम जो आपका अंडमान में है। ठीक है, नरकोंडम में ही आपका जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अंडमान सागर हो जाएगा। बाकी नरकोंडम में एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, और यह अंडमान सागर में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति जो है केरल में पोनम और ओडिशा में पोडू। ठीक है, पोनम और पोडू ये सब आपका जो है झूम कृषि, यानी कि इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही स्लैश एंड बर्न किया था, जंगलों को काट करके जो है किया जाता है। आगे बात करेंगे, बाकी दीपिका पैकेट आपको याद रखना, वही छत्तीसगढ़ सब रीजन में होता है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान की कुल लंबाई जो है पश्चिम से पूर्व तक लगभग कितनी है। तो ये हो चुका है हम लोग का 2400 किलोमीटर। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, 2400 किलोमीटर तक। भारत के उत्तर में फैला यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, और जम्मू कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। इसे भारत का अनाज भंडार भी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, बड़ा वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में स्थित है, और यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है। बड़ा थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बरखांस। ठीक है, या बरचंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरछांस बोलते हैं या बरचंस बोलते हैं। बड़ा बरचंस रेतीले टीले होते हैं जो कि हवा की दिशा में अर्धचंद्र के आकार में बनते हैं। ये थार और अन्य रेगिस्तान में आम है। ठीक है, मतलब ये रेगिस्तानी हिस्से में ज़्यादातर देखने को मिलता है।
बाकी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जेट धाराओं की सामान्य दिशा जो है सर्दियों में क्या होती है? तो सर्दी में जो है पश्चिम से पूर्व होती है, ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर। ठीक है, जेट धाराओं की सामान्य दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और पश्चिमी विक्षोभों को भारत लाती है, जिससे कि उत्तर भारत में वर्षा और बर्फबारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी सामान्यतः जब भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आपका वही राजस्थान, नहीं, सूखा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूखा या फिर जो प्रवन क्षेत्र होता है वहाँ पर आपको सलाइन यानी कि लवणीय मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी देखने को मिलेगा। जैसे लूनी नदी वगैरह जो जहाँ पर बहती है तो वहाँ पर आपको यही मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अत्यधिक जो है आपको सिंचाई में लवणता बढ़ जाती है, जिससे कि लवणीय क्षारीय मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 157 बोला, भारत में पर्णपाती वनस्पति का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है? तो पर्णपाती बोला है ना, तो पर्णपाती में हम लोग देखे थे साल, ठीक है। साल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोला साल जो है वृक्ष वनस्पति जो है पर्णपाती का प्रमुख उदाहरण है, जो कि गर्मी में अपने पत्ते गिराती है और मानसून में फिर से पत्तियाँ आ जाती है। नेक्स्ट है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी के सबसे निकट से होकर के गुजरती है? तो 24 डिग्री बोलेगा तो ये छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है, ठीक है, वो रायपुर, वहाँ से होकर के गुजरती है। 24 डिग्री नॉर्थ के सबसे समीप है ये। आगे हिमालय का पूर्वी विस्तार जो है निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करता है? तो पूर्वी विस्तार में अगर बात करेंगे तो खासी नहीं होता ना, ये तो आपका उसका हिस्सा है, मेघालय पहाड़ी का है, जो कि ये दक्कन पठार का जो है हिस्सा है। बाकी पटकाई, नागा, मिजो ये सब आपका जो है पूर्वी विस्तार है हिमालय का। तो खासी पहाड़ी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे है, भारत में 16 वन जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखो, जिसमें अभी 16-16 लगा जाता है वो पश्चिमी घाट का है, और वो भी आपका जो है कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु का है शायद, ठीक है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, 16-16 लगता है जिसमें केरला होता है, सॉरी, हाँ, केरला, केरला वाला में जो है आपका ज़्यादातर आपका जो है 16 फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, बोला ये सदाबहार जंगल और घास के मैदान के मिश्रण होते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 8 डिग्री 12 से लेकर के 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से लेकर के 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है? 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री, हाँ, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप आपका, ठीक है। लक्षद्वीप का ये आपका याद रखिएगा अक्षांश है और देशांतर है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह जो भारत के दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, और ये उपरोक्त अक्षांश और देशांतर के बीच में आते हैं। नेक्स्ट है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो साबरमती ये हम लोग का डिस्कस हुआ था, अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो बड़ा साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। आगे है, भारत में थार मरुस्थल का कुल अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो थार मरुस्थल का अनुमानित क्षेत्रफल है 1,70,000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो यमुना की नायक सहायक नदी है टोन्स, ठीक है। टोन्स नदी हो गया, हिंडन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी है चंबल, सोन, सॉरी, बेतवा, केन, ये सब भी आपका यमुना का ही सहायक नदी है। बोला टोंस नदी के बारे में, यह एक यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और यह उत्तराखंड से निकलती है और यमुना में देहरादून क्षेत्र के पास जाकर के मिलती है। नेक्स्ट है, महान भारतीय मैदान यानी कि जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, कौन सा क्षेत्र अधिक आर्द्रता और दलदली परिस्थितियों के लिए जाना जाता है? तो दलदली वाला बोलेगा तो वही आपका हो जाएगा तराई वाला क्षेत्र जो होता है वो, ठीक है, डी। और ये भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे, और इसमें बात करेंगे तराई वाले में तो आपको मैंग्रोव जैसे जो है वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। भारत का सबसे पश्चिमी आबादी गांव कौन सा है? ठीक है, सबसे पश्चिमी आबादी गांव, आबाद गांव पूछ रहा है, तो ये आपका गुहार मोता या गुहार मोती इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा, या इसी को सरक्रीक कहते हैं। बोला गुहार मोती गुजरात गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, भारत का सबसे पश्चिमी बसा हुआ गाँव है, यह भारत पाकिस्तान सीमा के पास में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है मिलियन प्लस अर्बन एल्गोमेरेशन के अंतर्गत ये आता है? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है। 2001 के अनुसार जो है लखनऊ जो है आपका मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन के अंतर्गत आता है। और ये क्या होता है, मिलियन प्लस सिटी क्या होता है? तो वो सिटी जिसमें जनसंख्या जो है 10 लाख से आपको ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये लखनऊ जो है 2001 में इस श्रेणी में शामिल हुआ था। आगे है, महान हिमालय जो है श्रृंखला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को जो है हम लोग ग्रेटर हिमालय या फिर पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर नहीं, आंतरिक हिमालय बोल सकते हैं, हाँ, इनर हिमालयाज, ठीक है। तो महान हिमालय को ये बोलते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, महान हिमालय को ही यहाँ पर हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची रेंज जो है और आंतरिक हिमालय कहा जाता है इसको, और इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की स्थिर दर जो है किस चरण और वर्ष में देखी गई? स्थिर जनसंख्या,
तो ये हो जाएगा आपका 1891 से 1921, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसीलिए इसको जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा होगा कि इस अवधि को भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि का चरण कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य के आसपास में यहाँ पर रही थी, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत की दृष्टि से कौन सा परिवहन प्रणाली जो है सबसे कुशल है? तो ये आपका अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो, ठीक है। बड़े जलमार्ग परिवहन में ईंधन की खपत सबसे कम होती है और ये भारी सामानों को सस्ते में लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है स्वराज द्वीप जो है के रूप में किस द्वीप का नाम बदल दिया गया? तो स्वराज द्वीप अगर बात करेंगे तो स्वराज ये हो जाएगा आपका हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप का नाम यहाँ पर जो बदल करके जो है स्वराज द्वीप रखा गया है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अंडमान का जो हैवलॉक है, ठीक है, अंडमान में मतलब है ये लोकेटेड, जिसको कि प्रधानमंत्री ने इसको नाम बदल दिया, ठीक है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान देने के लिए किया गया था। आगे है मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल का अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बोल सकते हो, दोनों के बॉर्डर पे है ये। और इससे दो प्रमुख नदियाँ नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लवणीय आर्द्रभूमि कौन सा है? लवणीय आर्द्रभूमि, तो चिल्का, पुलिकट, सांभर या फिर उलर? तो सांभर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। भारत की सबसे अंतर्देशीय लवणीय झील है, यहाँ नमक उत्पादन के बड़े पैमाने, देखो दो तरह का आता है, सैलाइन वेटलैंड एक आता है और एक आएगा सिर्फ आपका सैलाइन, ठीक है, सैलाइन लेक, ठीक है, या लगून लेक। तो लगून लेक आपका वही हो जाएगा चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। आगे बात करेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तीव्र वर्षा का मुख्य कारण जो है कौन सा वर्षा तंत्र है? तो पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में अगर तीव्र वर्षा का मुख्य कारण पूछेगा तो वो होता है आपका ओरोजेनिक या ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि भौगोलिक या फिर पर्वतीय वर्षा, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी घाट पर जो है काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, जिसके कारण से आपका ये वर्षा होती है, तो ओरोग्राफिक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर ये सब तो आपको पता होगा ना कि मतलब जो हवाएं होती है वो पहाड़ उसको रोकती है, उसके कारण से हवा ऊपर की ओर बैठती है, तो उसमें दो साइड बनती है, एक लीवर्ड और एक इनवर्ड। तो इनवर्ड साइड में आपको जो है वर्षा बहुत ज़्यादा तेज होती है, लेकिन लीवर्ड साइड में वर्षा नाम मात्र की होती है। आगे बढ़े, भारत के किस क्षेत्र में प्री मानसून के दौरान जो है नॉर्थ वेस्टर्स वर्षा होती है? तो नॉर्थ वेस्टर्स की अगर बात करेंगे तो ये सब भी हम लोग देख चुके हैं, सारा देख चुके हैं। जो पूर्वी भारत होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है नॉर्थ वेस्टर्स देखने को मिलता है, ठीक है। काल वैसाखी आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और देखे थे हम लोग कहाँ पे, ये जो आम्र वर्षा होता है, ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, मैंगो सावर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट में आपका म्यांमार है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है और भौगोलिक रूप से यह म्यांमार के तट के सबसे निकट आता है। नेक्स्ट पढ़े, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया? तो सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गोवा का, एसटी में अगर पूछेगा तो, ठीक है। ये मिजोरम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा काट दीजिएगा, ठीक है, मिजोरम नहीं, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आपका जो है ये गुजरात होगा, सॉरी गोवा होगा। 1025 है लगभग यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है भारत में मानसून की वापसी में किस प्रकार का योगदान करती है? तो ये वही स्थल मंडल में वायुमंडल अवरोहण के करा करके जो है मतलब यहाँ पर जो है भारत में मानसून की वापसी कराती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थल पर वायुमंडलीय अवरोहण करा करके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में संकेंद्रित बस्तियाँ जो है किस प्रमुख कारण से विकसित हुई हैं? तो ये विकसित हुई है आपका सुरक्षा और आक्रमणों की चिंता के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये सब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है, ठीक है। आप इन सब क्वेश्चन को जितना भी कर लो ये कवर होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका डाल ही देता है, ठीक है, एसएससी या फिर जो भी है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी जो है अंतर सरकारी संगठन की 13वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यहाँ सब जो है आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई, ठीक है, जो कि भारत में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यह बैठक 2024 में चेन्नई में आयोजित हुई थी, जो कि मछली पकड़ने वाले देशों में सहयोग को बढ़ावा देता है, मतलब ये एक प्रकार का संगठन है, ठीक है, जो कि आपका इसमें जो कि कहाँ पे हुआ था, तो ये चेन्नई भारत में होता है, जिसका मुख्य पर्पस था वही मछली पकड़ने वाले देशों के सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत में वह सिंचाई विधि जिसमें पाइपों के माध्यम से कम दबाव में पानी प्रत्येक पौधे तक पहुंचा जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो देखो ये हो जाएगा आपका कौन सा, लोकलाइज सिंचाई कहते हैं इसको, ठीक है। यह ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई प्रणालियों का ही हिस्सा है, जिसमें कि पानी को सीधे पौधों की जरूरत तक पहुंचाया जाता है, मतलब जिस तरीके से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई होता है उसी तरीके से ये भी होता है लोकलाइज सिंचाई, ठीक है।
नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप का सबसे कम आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो देखो इतना ज़्यादा डीप पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका बिट्रा। ठीक है, बिट्रा नाम का एक यहाँ पर जो है जिला है, ठीक है, लक्षद्वीप में। तो वहाँ पर जो है सबसे यहाँ पर कम आबादी है। आगे है अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल की पर्वतमालाएं जो है किस दिशा में फैली हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो पर्वतमालाएं हैं वो आपका फैली हुई है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्री मानसून अवधि के दौरान जो है संवहनात्मक वर्षा जो है सामान्यतः किस क्षेत्रों में देखने को मिलेगी? तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है वहाँ पर आपको संवहनीय वर्षा देखने को मिलता है। संवहनीय वर्षा मतलब वही होता है कि वाष्पन प्रक्रिया से जो बादल बनता है, बादल जब ठंडा होता है तो फिर बारिश करता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ इसमें आती है। ठीक है, तो बड़ा वो यहाँ यहाँ पर प्री मानसून में दोपहर के समय जो है ताप बढ़ने से गरज चमक के साथ जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबादी वाला आबाद द्वीप है? तो ये बिट्रा, देखो रिपीट हुआ, दो बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। बोला बिट्रा न केवल सबसे छोटा है बल्कि सबसे कम आबादी वाला द्वीप भी है। आगे है भारत में उप सिंचाई किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो उप सिंचाई की बात करेंगे तो ये आपका उच्च जलस्तर वाले क्षेत्रों में आपको जो पाई जाती है, यानी कि सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उप सिंचाई जो उच्च जलस्तर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उप सिंचाई में मिट्टी के नीचे मौजूद जल को जड़ तक पहुंचाया जाता है जो कि उच्च जल स्तर में संभव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो वर्षा छाया क्षेत्र में आपका है पुणे। ठीक है, पश्चिमी घाट के पीछे स्थित है जिससे कि यह मानसून में कम वर्षा प्राप्त करती है। आगे है भारत में 5,000 से कम 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस श्रेणी का नगर कहा जाता है? तो इसको कहते हैं श्रेणी 4। ठीक है, सॉरी श्रेणी 5 कहा जाता है इसको। तो बड़े भारत की जनगणना में श्रेणी 5 की नगर जनसंख्या 5,000 से लेकर के 9,999 के बीच में होती है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार जो है इन द्वीपों में कुल कितने द्वीप जो है टापू और चट्टानी संरचनाएं होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका टोटल 836। ठीक है, टोटल आपका 836 यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार में आइलैंड्स है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को किस प्रकार का तटीय मैदान माना जाता है? तो ये होता है आपका पश्चिमी वाला, तो ये होता है आपका उभरा हुआ तट। ठीक है, इमरजेंट। नेक्स्ट है आपका भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा में अस्थायी विराम किस कारण होता है? तो अस्थायी विराम होता है वही आपका किसके कारण होता है? ये होता है मानसून का जो ब्रेक होता है, यानी कि डी नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो है आपका वर्षा नहीं होता, मानसून होते हुए भी यहाँ पर जो है वर्षा जो है नहीं होती है लगभग 7 से 10 दिन तक। तो इसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। नेक्स्ट है भारत चीन और म्यांमार की सीमा जहाँ पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दीफू पास। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस शहरी क्षेत्र में माना जाता है? तो इसको बोलते हैं मेगा सिटी, जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। 10 मिलियन या फिर उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर को जो है मेगा सिटी कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है प्राइम मेरिडियन के सबसे निकट स्थित है? प्राइम मेरिडियन वही जो आपका 0 डिग्री देशांतर होता है। तो जो अगरतला है, ठीक है, वो हम लोग का यहाँ पर सबसे करीब में लोकेटेड है जो प्राइम मेरिडियन है उसके। प्राइम मेरिडियन गलत है भाई, ये लगता है कि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरती है और भारत में अगरतला इस रेखा के सबसे पास में स्थित है। ठीक है, कैसे ले रहा है भाई? 0 डिग्री तो इधर चला जाएगा एकदम, हम लोग हैं 68 डिग्री 4 और 97 डिग्री 25 के बीच में। कैसे ले सकता है भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इसके बारे में मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मुझे तो ये गलत थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है। आगे देखो, शिवालिक के समांतर कौन सी भौतिक संरचना स्थित है जो कि लगभग 8 से 16 किलोमीटर जो है चौड़ी होती है? तो जो तराई वाला जो क्षेत्र होता है वो देखो, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आया भाई, देखो ये सब करवाया गया है। ठीक है, अगर यकीन नहीं मानोगे लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको करवाया गया है, तो आप देख के ही पता चल गया होगा कि आपको कितने से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन है, इसमें से 120 प्लस तो कम से कम आए होंगे भाई क्वेश्चन। ठीक है, तराई क्षेत्र शिवालिक के नीचे स्थित है और यह दलदली और जल संपन्न होता है और यहाँ पर नदियाँ जो है पुनः सतह पर आती है। आगे है भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार का तट जो है माना जाता है? तो ये होता है आपका उभरा हुआ तट, यानी कि एमरजेंट। ठीक है, 1 मिनट, लेकिन ऊपर भी था कुछ ना एमरजेंट कुछ करके, देखो पश्चिमी तटीय मैदान को किस प्रकार का तटीय मैदान, ये आपका इमरजेंट नहीं होना चाहिए था, सॉरी, ये आपका जो है सब मर्ज होना चाहिए था। देखो गलत यहाँ पर इसका है, इमरजेंट होना चाहिए था ये। ठीक है, इमरजेंट किस लिए होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये इमरजेंट होगा ना, इसमें किधर गया, हाँ ये वाला देखो, पूर्वी वाला बोलेगा तो उसका इमरजेंट होगा। इमरजेंट इस केस में होगा क्योंकि देखो कोस्टल जो बाउंड्रीज होती, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ जो है वो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, वो अपने साथ जो है डिपॉजिट जमा करती जाती है, इस कारण से जो कोस्टल है वो एमर्ज होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं पोर्ट को विकसित करने के लिए जो है आपका
मतलब अनुकूल नहीं होता है ये, ठीक है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत के क्षेत्रीय जल बेस लाइन में कितनी नॉटिकल मील तक फैले होते हैं, मतलब टेरिटोरियल वाटर पूछा था, ये आपका 12 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है। और देखो उस समय मैंने पूछा था आपके इससे कि एक जो है नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो लगभग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 24 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है कृत्रिम है, कृत्रिम झील की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आना सागर, ठीक है। आना सागर झील की बात करेंगे तो ये आपका जो है अजमेर जो है वहाँ पर लोकेटेड है, राजा आनाजी चौहान ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो आना सागर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे किस शहर में ट्रैफिक भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली की ट्रैफिक भीड़ को कम करने के लिए जो है बनाया गया है। बाकी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बाहरी सीमा पर बनाया गया ताकि भारी भारी वाहनों को शहर से बाहर की ओर गुजारा जा सके। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले वनवासी समुद्री समुदाय वन गुज्जार जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपके वन गुज्जार के लिए, ठीक है। वन गुज्जर, वन गुज्जर क्या होता है, तो एक घुमंतु जनजाति होता है जो कि मौसमी प्रवास और वनों में पशुपालन के लिए जो है जानी जाती है, जो कि मुख्यतः भैंस का जो है पशुपालन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में जेनु कुडुवा जनजाति ने किस बाघ अभयारण्य में अपनी पैतृक भूमि पर पुनः अधिकार जताया है, तो ये हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। जेनु कुडुवा जनजाति है जिन्होंने बाघ अभयारण्य में अपने पैतृक भूमि पर अधिकार जताया है। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े कर्नाटक स्थित नागरहोल टाइगर रिजर्व में जेनु कुडुवा जनजाति के लोगों ने अपने पारंपरिक भूमि अधिकारों की मांग की ओर पुनः अपने पुराने वन क्षेत्र में लौटे, मतलब कर्नाटका में है ये नागरहोल टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का टोटल हम लोग का 201 क्वेश्चन जो कि आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया। सिमिलरली हम कोशिश करेंगे कि आगे की जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, उन सब के क्वेश्चंस को भी हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करें। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस तरीके से वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी। बाकी जो लोग भी हमसे ये मतलब मिशन एसएससी रेलवे का जो चैप्टर वाइज जीके एमसीक्यू चल रहा है जिसमें कि आपको ये सारे एमसीक्यू आपको मिलते हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कम समय में जो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके एग्जामिनेशन में, जो भी अपकमिंग एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन उसमें काम आने वाला है। तो और क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहता है। आप अगर इसमें क्वेरी होगा तो दिए गए नंबर पर आप मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी अगर आप उसमें डाउट है तो। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।